नमस्कार प्रणाम, मेरा नाम डॉक्टर इंद्रदमन तिवारी है। लखनऊ विश्वविद्यालय के विधि संकाय में होने जा रही सेमेस्टर परीक्षाओं को लेकर के हम लोग बात करना अभी हम लोगों ने शुरू की है। और विश्वविद्यालय के 3 इयर्स कोर्स में 5 इयर्स कोर्स में जो आपके सेमेस्टर का एग्ज़ाम होना है 26 दिसंबर के आसपास की संभावित तिथि हम लोग लगातार बात कर रहे हैं उस पर। तो आपके विषयों के जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या कहें प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, जहाँ से आपको सवाल पूछे जाने की काफ़ी उम्मीद है, प्रबल संभावना अगर हम कहें तो, उन सारे टॉपिक्स की हम बात कर रहे हैं। और एक वीडियो, पहला वीडियो एलएलबी 3 ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में जूरिस्प्रूडेंस का भी अपलोड किया है मैंने। अभी हम लोग बात करेंगे एलएलबी 3 इयर्स में जो सेकेंड ईयर के पहले सेमेस्टर सेकेंड ईयर का जो पहला पेपर है आपका कॉमर्शियल लॉ का। कॉमर्शियल लॉ में आपको 2 चीज़ें पढ़नी होती है। एक तो पार्टनरशिप एक्ट आपको पढ़ना है और दूसरा है सेल ऑफ गुड्स एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट मीन्स 1932 वाला और सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 वाला, जो कॉन्ट्रैक्ट से बीच से और सबसे अंतिम से कट कर चीज़ें यहाँ पर आई हैं। जब आप पहले सेमेस्टर में रहे होंगे तो आपने 75 धाराओं तक पढ़ा होगा, कॉन्ट्रैक्ट 75-76 तक पढ़ा होगा, और उसके बाद आपने देखा होगा कि सीधे आप 124 से शुरू करते हैं। तो जो बीच का हिस्सा यहाँ का है और जो कॉन्ट्रैक्ट के खत्म होने के बाद का हिस्सा है वो काट करके पार्टनरशिप एक्ट और सेल ऑफ गुड्स एक्ट, जिसको सोगा भी बोलते हैं, बनाया गया है। तो हम इसके सवालों की बात करेंगे कि एलएलबी 3 इयर्स में जो सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में कॉमर्शियल लॉ के विषय से देखा जाए तो कौन कौन से सवाल आपके लिए जो जरूरी हैं उसकी बात करते हैं। पहले हम लोग अगर सिलेबस की बात करें तो शुरू के जो 2 यूनिट हैं वो पार्टनरशिप एक्ट से संबंधित हैं कि पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, पार्टनरशिप के प्रकार क्या हैं, पार्टनरशिप का जो बेसिस है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट को लेकर के, कॉक्स वर्सेस हिकमैन का जो केस है, बड़ा मशहूर केस है, उस पर चीज़ें कुछ आधारित हैं। दोनों के पार्टनर्स के जो राइट्स क्या क्या हैं और उनके पास लाइबिलिटीज़ क्या क्या हैं। राइट्स जब पढ़ते हैं तो राइट्स एक तो सामान्य स्थिति में क्या राइट्स हैं, अगर कोई इमरजेंसी है तो क्या राइट्स हैं, मतलब मीन्स उनके जो राइट्स हैं लाइबिलिटी को लेकर के सवाल खूब पूछा जाता रहा है। और उनकी क्या जिम्मेदारी वगैरह होगी, उनके एडमिशन को लेकर के है, लाइबिलिटी को लेकर के कि क्या उनकी किस स्थिति में उनकी लाइबिलिटी ज्वाइंट होगी, किस स्थिति में अलग अलग होगी, सेवरल होगी, कैसे उनके रॉन्गफुल एक्ट का या मिस एप्लीकेशन ऑफ मनी वगैरह की जो लाइबिलिटी है उसको लेकर के चीज़ें हैं पहली यूनिट में। दूसरी यूनिट में है कि जो पार्टनर्स इनकमिंग है, मतलब जो एक एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप में एंटर कर रहे हैं या पार्टनरशिप में एंटर कर रहे हैं इनकमिंग पार्टनर, उनके विषय में है कि उनकी भूमिका क्या होगी, उनके पास राइट्स ड्यूटीज़ क्या क्या होंगे। और दूसरी है कि जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं या उनको निकाला जा रहा है या वो किसी अपने कारण से बाहर जा रहे हैं, मीन्स आउट गोइंग पार्टनर्स जो हैं, सेक्शन 31 टू 38, तो उसको लेकर के आप वो यूनिट 2 में है। उसके बाद चूंकि हम लोगों ने पार्टनरशिप बनने की प्रक्रिया पढ़ी है, तो पार्टनरशिप जो भागीदारी है वो भंग कैसे होगी, भंग मीन्स उसका जो डिजोल्यूशन है कैसे होगा। डिजोल्यूशन ऑफ फर्म आप पढ़ते हैं सेक्शन 39 टू 55 में कि बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज है, बाय द एक्ट ऑफ कोर्ट है, किस स्थिति में जो पार्टनरशिप है वो भंग हो जाएगी। और जो उसकी अंतिम चीज़ है आपके लिए जो जरूरी है और जहाँ से सवाल बनते हैं वो है रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म्स का 56 से 71, मीन्स सेक्शन 56 टू 71 है। अच्छा, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म लिखा हुआ है, लेकिन जो सवाल आपसे पूछे गए हैं बहुतायत वो इस प्रकार से पूछे गए कि एक जो फर्म है, एक जो भागीदारी फर्म है, उसके नॉन रजिस्ट्रेशन के नुकसान क्या क्या हैं। मीन्स अगर कोई फर्म है, अगर उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया है, पहली चीज़ तो आप ये जानिए कि कहाँ पर लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन जरूरी है या नहीं जरूरी है। अगर जरूरी है तो क्यों जरूरी है, अगर नहीं कराया है आपने तो उसके क्या घाटे हैं, क्या नुकसान है, इस प्रकार के सवाल आपसे पूछे गए हैं। उसकी हम लोग बात करेंगे। अभी एक बार सिलेबस को देख लेते हैं। यूनिट 3 और यूनिट 4 जो है वो सेल ऑफ गुड्स से रिलेटेड है। यूनिट 3 में सेल ऑफ गुड्स जो शुरुआत उसकी हुई है वो सेल ऑफ गुड्स के डेफिनेशन से होती है, कंडीशंस को लेकर के है, परफॉर्मेंस को लेकर के है। उसमें एक सिद्धांत है कैवेट एम्प्टर का, क्रेता सावधान का नियम है उसको बोले तो, लेट द परचेजर बी अवेयर वाला। तो वहाँ पर जो कैवेट एम्प्टर का सिद्धांत है वो पूछा गया है आपसे। इस कंडीशनल और परफॉर्मेंस के अंदर वो आता है, 4 से 17 में आपको पढ़ना है। और जब कॉन्ट्रैक्ट इफेक्ट कैसे लेगा 18 से 31, मतलब 2 चीज़ें यहाँ पर कहें तो 3 चीज़ें आपके सिलेबस में हैं, वो उसमें से आपको एक चीज़ मिल ही जानी है। उसके बाद जब हम लोग चौथी यूनिट की ओर देखते हैं तो चौथी यूनिट जब हम लोग देखते हैं तो चौथी यूनिट में आपके पास जो टॉपिक्स हैं उसमें एक तो राइट ऑफ पार्टीज एंड रेमेडीज है कि जो पक्षकार हैं उसके पास क्या क्या अधिकार है। और 31 से 44 में आप पढ़ते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट का जो परफॉर्मेंस है पार्टीज के द्वारा कैसे होगा। और जो बहुत जरूरी चीज़ है आपके लिए वो अनपेड सेलर के बारे में है। अनपेड सेलर मतलब जिसका पैसा पूरा ना दिया गया हो, बोले तो हिंदी में असंदत लिखा होता है शायद, कि जो अनपेड सेलर है उसके पास क्या क्या राइट्स हैं 45 से लेकर के 54 में। और अगर वो ब्रीच हो रहा है, एक बार देखना, अगर वो ब्रीच हो रहा है सूट्स का कॉन्ट्रैक्ट में 55 से लेकर के 61 तक है, तो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच की स्थिति में जो सूट्स है वो कैसी कैसी हैं उसको लेकर के। पॉज होगा तो पॉज कर दो।
वहीं से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और जो यूनिट 4 की, सॉरी थोड़ा सा बीच में व्यवधान था, यूनिट 4 की हम लोग बात जब कर रहे हैं तो यूनिट 4 में हम लोगों ने बात करी सूट फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 55 से 61 तक। अब हम लोग बात कर लें उन सवालों की जो सवाल आपके लिए बहुत जरूरी हैं और जो सवाल आते रहे हैं या सवालों के आने की संभावना काफ़ी अधिक है। पहली यूनिट में आपको खूब कायदे से पढ़ना है पार्टनरशिप की डेफिनेशन। जब आप पार्टनरशिप की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन के साथ में आपको उसके एसेंशियल एलिमेंट पढ़ने होते हैं। और जिस समय आप पार्टनरशिप की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, उसके एसेंशियल एलिमेंट पढ़ रहे हैं, वहाँ पर आपको एक चीज़ ये भी देखनी है कि पार्टनरशिप का है, और दो तीन चीज़ों से अंतर देखिएगा। एक तो जॉइंट हिंदू फैमिली से उसका क्या अंतर है, मीन्स कि एक संयुक्त हिंदू परिवार से और जो एक पार्टनरशिप फर्म है उसमें क्या अंतर है। सवाल इसलिए पूछा जाता है क्योंकि एक आध बार इलस्ट्रेशंस जो अगर उसके कहें तो इलस्ट्रेशन बेस्ड सवाल आए हैं कि एक पत्नी है, मतलब एक पति पत्नी के मध्य में ऐसा हुआ कि पत्नी के जेवर को गिरवी रखकर पति कोई व्यवसाय कर रहा है। चूंकि जब पार्टनरशिप की डेफिनेशन पढ़िए 4 में तो उसमें शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट लिखा हुआ है, तो क्या शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट जो है वो सोल बेसिस है किसी पार्टनरशिप को डिटरमाइन करने का। मीन्स अगर अपनी पत्नी के गहनों को गिरवी रख करके उससे पैसा ले करके उसका पति कोई व्यवसाय कर रहा है और वो उससे लाभ कमा रहा है और परिवार का भरण पोषण कर रहा है, तो क्या ये एक पार्टनरशिप फर्म है। एक आध बार इस प्रकार के सवाल पूछे गए हैं। नहीं तो सवाल आए हैं कि सवाल इस प्रकार के आए हैं कि द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज ओनली अ प्राइमा फेसाई एविडेंस ऑफ पार्टनरशिप बट नॉट एक्सक्लूसिव। मतलब प्रथम दृष्टया साक्ष्य अगर आपको देखना है तो आप शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट जरूर देखिए, लेकिन ये एक्सक्लूसिव नहीं है, मीन्स इकलौता एक यही नहीं है। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट एक्सप्लेन द एसेंशियल ऑफ पार्टनरशिप एंड डिस्टिंग्विश फ्रॉम कंपनी। तो आप पार्टनरशिप की जब डेफिनेशन पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर उसका जो टेस्ट ऑफ डिटर्मिनेशन है वो जरूर पढ़िएगा, और कंपनी से उसका अंतर देख लीजिए, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से उसका अंतर देख लीजिए, तो वहाँ पर आपके लिए एक सवाल मजबूत हो जाएगा। जब फर्म बनाने की बात हम लोग कर रहे हैं उसी के साथ में आप फर्म का विघटन भी पढ़ लीजिए, वो भी बड़ा सवाल है, मतलब लॉन्ग आंसर है वो। जैसे उसमें सवाल आपसे पूछा जाता है कि डिसोल्यूशन का मतलब क्या है, डिसोल्यूशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। अब जैसे पार्टनरशिप में कंपनी में यही अंतर है कि कंपनी में बहुत सारे लोग हैं, और बहुत सारे लोग हैं, जितने भी लोग हैं, तो कंपनी किसी एक व्यक्ति के चले जाने से, मर जाने से, या दिवालिया होने से, या बेईमान सिद्ध होने से वो ख़त्म नहीं होती है। लेकिन फर्म एक ऐसी चीज़ है चूँकि वो दो लोगों के मध्य का एक वैश्वासिक संबंध है, उसमें अगर एक व्यक्ति की मृत्यु होती है, वो जाता है, निकलता है, तो क्या फर्म अपने आप डिसॉल्व हो जाएगी, और अगर नहीं होगी तो कौन से तरीके हैं जिसके द्वारा फर्म को डिसॉल्व कराया जा सकता है। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म जरूर पढ़ लीजिएगा, और जो उसके मोड्स हैं वो भी पढ़ लीजिएगा, वो जरूरी है आपके लिए। अगले सवाल की तरफ बढ़े तो जो फर्म का जो रजिस्ट्रेशन है, फर्म का रजिस्ट्रेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर पढ़िएगा कि मीनिंग क्या है रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म्स की, व्हाट आर द कंसिक्वेंस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म्स डिस्कस। फर्म के नॉन रजिस्ट्रेशन के, अपंजीकृत होने के क्या नुकसान हैं, क्या उसके कंसिक्वेंसेज हैं, उसको पढ़ लीजिएगा, वो कायदे से जरूरी है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो राइट्स और लाइबिलिटी दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है, दोनों के लिए सॉरी मतलब दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं कि आप तो पहली चीज़ जब आप पार्टनर के राइट्स पढ़ लीजिएगा, पार्टनर की ड्यूटीज़ पढ़ लीजिएगा। और जब आप पार्टनर के राइट और ड्यूटीज़ पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर एक चीज़ आपको देखनी है कि एक तो जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि एक सामान्य स्थिति में उसके अधिकार हैं, जैसे हम सभी के घरों में भी हमारे पास कुछ सामान्य स्थिति के अधिकार हैं, और कुछ ऐसे अधिकार हैं जो आपको मिले तो नहीं होते हैं, लेकिन अगर परिस्थिति इस प्रकार की हो रही है कि वहाँ पर वो राइट भले दूसरे पार्टनर को यूज करना था लेकिन वो नहीं है, तो आपको फॉर द बेनिफिट ऑफ फर्म या इन बोनाफाइड इंटेंशन आपको वो काम करना ही है। तो पार्टनर के पास जो उसके कहें तो सामान्य स्थिति के राइट्स और ड्यूटीज, और जो पार्टनर्स के असामान्य स्थिति कह लें या कहें कि असाधारण स्थिति के जो अधिकार हैं। और आप जब इनकमिंग आउटगोइंग पार्टनर पढ़ रहे हैं, अगर शायद मैंने अभी तक कहा नहीं तो आपको यहाँ पर दो चीज़ें साथ में जोड़ करके देखनी है कि जो इनकमिंग पार्टनर्स हैं और जो आउटगोइंग पार्टनर्स हैं उनके पास क्या राइट ड्यूटीज़ हैं। जैसे आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है जोड़ करके चीज़ों को कि क्या एक जो पार्टनर है वो फर्म से अलग होकर के उसी नाम से, चूंकि भाई 10 साल से उसने भी काम किया, 10 साल से फर्म भी थी, लेकिन अब 10 साल बाद वो अलग हो रहा है, तो क्या उसी नाम से वो उसी क्षेत्र में बगल में जाकर के अपनी दुकान या फर्म खोल सकता है। इस प्रकार का सवाल जब आप समझ में कहाँ से आएगा, चीज़ें कहाँ से पता चलेंगी, जब आप उसके विषय में पढ़ रहे हो तो उसके इलस्ट्रेशन जरूर देखिए, क्योंकि जब आप फर्म पढ़ रहे होते हैं, जब आप इनकमिंग पार्टनर के विषय में पढ़ रहे होते हैं, तो आप नीचे जब देखिएगा तो वहाँ पे इलस्ट्रेशन में कुछ ऐसी चीज़ें दी होती हैं जो कई बार आपसे सवाल के तौर पर पूछ ली जाती हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो सेल ऑफ गुड्स। सेल ऑफ गुड्स से अगर देखें तो जो जरूरी चीज़ें हैं, एक तो आपको पढ़ना है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मतलब क्या है, डिफाइन द टर्म कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल।
तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मतलब क्या है? सेल मीन्स SALE वाला सेल। वो सेल और सेल में एक आध बार सवाल आया भी है कि कॉन्ट्रैक्ट टू सेल और कॉन्ट्रैक्ट टू सेल में क्या अंतर है। यहाँ हम लोग जो बात कर रहे हैं वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंतर्गत कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की बात कर रहे हैं, विक्रय के करार की बात कर रहे हैं, संविदा की बात कर रहे हैं। सवाल है कि डिफाइन द टर्म कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, स्टेट द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड लॉ इट इज डिफर फ्रॉम एग्रीमेंट टू सेल। मीन्स कैसे ही एग्रीमेंट टू सेल से अंतर है, से इसका अंतर करेंगे। उसके बाद जैसा हमने कहा कैविट इंपटर वाली जो बात, तो कैविट इंपटर को लेकर के जो सवाल आए हैं, जैसे सवाल है कि एक्सप्लेन द रूल ऑफ कैविट इंपटर, डिस्कस द केसेज इन विच द रूल ऑफ कैविट इंपटर डज नॉट अप्लाई। तो आप जब कैविट इंपटर पढ़ रहे हो तो वहाँ पर ये भी देखिएगा कि इसके एक्सेप्शन जो है वो क्या है। सवाल इस प्रकार से भी पूछा गया है कि व्हाट डू यू मीन बाय कैविट इंपटर, इज देयर एनी एक्सेप्शन टू दिस रूल, इफ यस स्टेट एंड डिस्कस। इस प्रकार का सवाल पूछा गया है। अनपेड सेलर को लेकर के सवाल पूछा जाना है। तो अनपेड सेलर का मतलब क्या है, अनपेड सेलर के राइट्स क्या क्या है। अच्छा, जब आप अनपेड सेलर के राइट्स पढ़ रहे हैं तो अनपेड सेलर के राइट्स अगेंस्ट गुड्स पढ़िएगा, अगेंस्ट पार्टी पढ़िएगा, राइट टू लियन जरूर पढ़िएगा। राइट टू लियन का मतलब क्या होता है उसको समझिएगा। और ये सवाल लगातार आया है, मीन्स रिपीट हुआ है। डिफाइन अनपेड सेलर, डिस्कस द राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स, और उसके पहले पूछा गया है वो भी है अगेंस्ट द गुड्स। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसको पढ़ लीजिएगा। एक बार इसी से सवाल पूछा गया है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अनपेड सेलर, एक्सप्लेन इन ब्रीफ राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर। अच्छा, एक मैगजिम आपके लिए बहुत ज़रूरी है, नेमो डैट कॉड नॉन हैबिट। क्या मतलब होता है इस रूल का, इस सूक्ति का क्या मतलब है, मैगजिम का क्या मतलब है, व्हाट आर द एक्सेप्शन टू दिस रूल, डिस्कस। ये वाला मैगजिम जरूर पढ़ करके आइएगा। उसके बाद हम देखें, अच्छा जब हम लोग शुरुआत में पार्टनरशिप पढ़ रहे होते हैं तो पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप फर्म के प्रकार में पार्टनरशिप एट विल है, फॉर सम ड्यूरेशन है, और डॉक्ट्रिन ऑफ उसी में एक चीज़ है डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट। तो अगर आप उसकी मियाद के आधार पर उसका प्रकार बता रहे हैं, अगर उसका भागीदारी के विभिन्न प्रकार की बात कर रहे हैं तो होल्डिंग आउट जरूर पढ़ लीजिएगा, वो आपके लिए ज़रूरी है। अनपेड सेलर के बाद अगर देखें जो आपके लिए ज़रूरी है, अनपेड सेलर के बाद अच्छा कुछ एक चीज़ें हैं, जैसे रिस्क प्राइम ऑफ एसआई पासेस विद ओनरशिप। अभी हम लोगों ने मैगजिम की भी बात करी है। बायर्स रेमेडी अगेंस्ट द सेलर। अनपेड सेलर आपने जहाँ पर पढ़ा हुआ है, अनपेड सेलर के राइट्स जहाँ पर आपने पढ़े हैं वहाँ पर अगर देखें, हाँ, सूट्स फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हो रहा है, अगर कॉन्ट्रैक्ट टूट रहा है तो किस प्रकार के सूट्स हैं उनको लेकर के हैं। कुछ एक जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कभी कभी ए बी करके पूछी गई हैं उनको लेकर के अगर हम बात करें तो इम्प्लाइड वारंटी को पढ़ लीजिएगा। इम्प्लाइड वारंटी का मतलब क्या होता है, जिस समय आप पार्टनर्स के विषय में पढ़ रहे हैं उस समय पार्टनरशिप का प्रकार तो आप देख ही रहे हैं, साथ ही साथ पार्टनर के प्रकार भी पढ़ लीजिएगा। जैसे एक बार पूछा गया है कि स्लीपिंग पार्टनर का मतलब क्या होता है। स्लीपिंग पार्टनर का मतलब ये कि जैसे कोई अवयस्क है जिससे आप कुछ एक्टिवली पार्टिसिपेशन नहीं करा सकते हैं, लेकिन हाँ उसको रखना है किसी कारणवश, तो वो स्लीपिंग पार्टनर के तौर पर उसकी बहुत भूमिका नहीं रहती निर्णयों में। उसके बाद पार्टनरशिप कैसे, अंतर वाली बात हम लोगों ने करी। होल्डिंग आउट की बात की हम लोगों ने। गुडविल को लेकर के कभी सवाल पूछा गया है कि गुडविल का मतलब क्या होता है। सेल बाय सैंपल का मतलब क्या होता है। नमूने के द्वारा विक्रय, जिस समय आप कंडीशन पढ़ रहे हैं, वारंटी पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पढ़ते हैं कि आपको वही सामान मिलना चाहिए जिसका नमूना आपको दिखाया गया है। ऐसा ना हो कि नमूना कोई और दिखाया गया, सामान आपको कोई और मिले। तो सेल बाय डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है उसको आप देख लीजिएगा। हायर परचेज एग्रीमेंट वगैरह कभी कभी जोड़ करके पूछा गया है। तो इनकमिंग आउटगोइंग पार्टनर की बात हम लोगों ने करी, रजिस्ट्रेशन की बात करी, होल्डिंग आउट की बात की। सेल में और एग्रीमेंट टू सेल में क्या अंतर है, नेमो डॉट कॉड नॉन हैबिट वाली बात की हम लोगों ने। और यहाँ पे राइट्स की बात करी, राइट टू, उसका जो लियन वाला राइट है वो जरूर देख लीजिएगा विशेष तौर पर। और जो उसका लॉ है, उसका जो राइट है रिलेटिंग टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट, अगर सामान निकाल दिया है उसने, सामान निकाल दिया है मतलब ये कि अगर मैंने सामान बेचा है, मुझे पैसा नहीं मिला है और सामान मैंने निकाल दिया है, आपके पास भेज दिया है, तो मैं उसके ऊपर कैसे अपना राइट एक्सरसाइज कर सकता हूँ। 2-3 केस जो इसके लिए बहुत बड़े हैं, जो जरूरी हैं, कभी कभी उन पर बेस्ड सवाल पूछे गए हैं। एक की हम लोगों ने बात करी SW कॉक्स वर्सेस हिकमैन की, और दूसरी मॉलो मार्च एंड कंपनी वर्सेस कोर्ट ऑफ वार्ड्स। तो इस प्रकार के सवाल हैं जो आपके लिए पार्टनरशिप वाले कॉमर्शियल लॉ के पेपर में आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। प्रयास करिए कि बैरेट से पढ़िए, और प्रयास करिए कि जो भी आप धारा पढ़ रहे हो, जो भी सुसंगत धारा आप पढ़ रहे हैं, उसके इलस्ट्रेशन जरूर देखिए, क्योंकि इलस्ट्रेशन बेस्ड सवाल पूछने का यहाँ पर एक चलन है इस पेपर में। तो जब इलस्ट्रेशन आपने पढ़ा होगा तभी वो सवाल आपको समझ में आएगा। नहीं तो आप टेस्ट ऑफ डिटर्मिनेशन पढ़ करके जाएंगे और वहाँ पर एक लंबा चौड़ा सेंटेंस लिखा होगा, वाक्य लिखा होगा, कोई
किसी केस का जजमेंट लिखा होगा, भले आपसे पूछा जा रहा हो डिटर्मिनेशन को लेकर के, तो जब आप इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं तो वो चीज़ें वो काफ़ी सुखद हो जाती हैं, आपके लिए ठीक हो जाती हैं। तो ये पहला पेपर है। जो भी आपका अगला पेपर होगा उसकी वीडियो को लेकर के मैं जल्दी उपस्थित हो जाऊँगा। थोड़ी बहुत विद्युत आपूर्ति बाधित है यहाँ पर, इस कारण वीडियो में थोड़ा बहुत गड़बड़ी हुई है, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। बाकी धन्यवाद, ये सारी शुभकामनाएं, प्रणाम।